हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। अभी एक दो दिन की क्लास नहीं हुई थी बट मैं आगे चलते हुए कवर कर लूंगा, कहीं बाहर गया हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। देखो, दुनिया में वैसे भी बहुत लोग डिमोटिवेट करने के लिए, डिप्रेस करने के लिए हैं। तो भाई सबसे पहले आपको खुद से ही बिलीव करना होगा कि यू कैन डू इट। आप अगर क्लैट क्रैक करना चाहते हो, एनएल सेट क्रैक करना चाहते हो, तो यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ। अगर आपके पास अपना फेथ नहीं होगा तो फिर तो कोई और क्या ही हेल्प करेगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026 यू कैन गो फॉर आवर प्रहार बैच। अभी मंडे से नया बैच शुरू हुआ है। फॉर एनएलसी 2026 यू कैन गो फॉर आवर प्रारंभ बैच। ये भी मंडे से हमने नया बैच शुरू किया है। पूरी डिटेल इन कोर्सेज की आपको हमारे ऐप पे नीचे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन से जाके आप हमारी ऐप या वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। देखो, आज का जो मेन न्यूज है वो है लोकसभा पासेज वक्फ बिल। अभी जो वक्फ बिल है ना, इसको लेके पूरे देश में सिक्योरिटीज भी टाइट हैं। उत्तर प्रदेश हो गया और भी ऐसे राज्य हो गए। प्लस यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि वक्फ बिल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो शुरू करते हैं। और एक आर्टिकल हम अभी देखेंगे कि बांग्लादेश में क्राइसिस क्यों हुई थी, शेख हसीना एंड ऑल वाली। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल एडिटोरियल आया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। कि बांग्लादेश में ये जो पूरा क्राइसिस हुआ है ना, उसका मेन रीजन प्रोटेस्ट तो है ये, लेकिन बहुत सारी चीजें और भी हैं, तो वो भी अभी हम समझेंगे। तो आज हम जो दो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, एक तो ये वक्फ बोर्ड बिल में जो चीजें आई हैं, चेंजेस आए हैं वो, और दूसरा कि ये बांग्लादेश में सिचुएशन खराब कैसे हो गई। दोनों चीजें डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा वक्फ बोर्ड के बारे में समझ लेते हैं और ये जो बिल आया है इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, वक्फ बोर्ड का काम क्या है भारत के अंदर। बेसिकली वक्फ बोर्ड जो है भारत के अंदर रिलीजियस तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है फॉर मुस्लिम्स। प्लस लोग इसमें डोनेशंस देते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी इसमें डोनेशन देती है, और उन पैसों को वक्फ बोर्ड जो है वो अलग अलग जगहों पे यूज़ करता है। वो सिर्फ रिलीजन के पर्सपेक्टिव में नहीं, देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स जो चलाए जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के द्वारा, देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस जो वक्फ बोर्ड के द्वारा फाइनेंस किए जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये सारी मैनेज भारत के अंदर वक्फ बोर्ड करता है। हर स्टेट में अपना एक वक्फ बोर्ड होता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानें हैं। सबसे पहले वक्फ बोर्ड को रेगुलेट करने के लिए 1955 में एक एक्ट आया था, जिसको 1995 में आई थिंक चेंज किया गया था, और अब फाइनली इसको चेंज करने के लिए फिर से एक बिल लाया गया है। अब क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, वन बोर्ड हर स्टेट के अंदर होता है। मस्जिद, ग्रेवयार्ड्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, सबको ये गवर्न करते हैं जो इनके अंडर में आते हैं। अगर आज की डेट में आप भारत में देखें तो तकरीबन 8,70,000 प्रॉपर्टीज जो हैं वो वक्फ बोर्ड के पास हैं। सबसे नंबर 1 पे भारत में जो लैंड ओनर हैं वो है रेलवे, सेकंड पे आपकी है आर्मी, और थर्ड नंबर पे जो है ना वो वक्फ बोर्ड है। ये एक बड़ी ही मतलब ताज्जुब वाली चीज है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के पैरेलल भी एक संस्थान है भारत के अंदर जिसके पास प्रॉपर्टी के मामले में इतना ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो वो आपकी वक्फ बोर्ड है। अब काफी समय से इसमें जो है ना चेंजेस की डिमांड आ रही थी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मतलब बाहरी पॉलिटिशियंस इनके द्वारा आ रही थी, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा भी इसमें चेंजेस की डिमांड आ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? देखो, एक्चुअली ना ये बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड में बहुत ज्यादा करप्शन है, प्लस तकरीबन 200 लोग ही पूरे वक्फ बोर्ड को इंडिया में चला रहे हैं। आप सोचो, पूरे भारत की सबसे नंबर 3 पे सबसे ज्यादा लैंड ओनर करके का ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाने वाले सिर्फ 200 लोग हैं। तो ये एक बड़ी ताज्जुब करने वाली चीज है। प्लस देखने में ये आता था कि समय समय पे वक्फ बोर्ड जो है वो काफी जगहों पे इनकंसिस्टेंसी दिखती थी। वक्फ बोर्ड का बेसिक फंक्शन क्या था? फंक्शन ये था कि जो भाई पैसा मिल रहा है उसको मुस्लिम कम्युनिटी के उद्धार के लिए लगाया जाए। बट हो ये रहा था कि देयर आर लॉट ऑफ आपके मुस्लिम कम्युनिटी में जो लोअर क्लास थी उन तक चीजें नहीं पहुंच पा रही, उन तक वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत ज्यादा करप्शन देखा जाता है, और इतनी बड़ी संस्थान होने के बाद जो ये रेवेन्यू दिखाते हैं वो भी बहुत कम होता है। तो काफी समय से इंटरनली फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी भी ये डिमांड आ रही थी कि वक्फ बोर्ड में और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड थोड़ा सा बेटर तरीके से काम करना चाहिए। मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि कैसे वक्फ बोर्ड जो है वो नंबर 3 की संस्थान बन गई है लैंड ओनर्स के मामले में। तो देखो, उसके पीछे रीजन ये था कि 1947 में देखो, जब 1947 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन होता है, तो उस समय भारत से जो पाकिस्तान मुस्लिम्स गए थे उनका जितना भी आपका लैंड था, जितनी प्रॉपर्टी थी, वो सारी वक्फ बोर्ड पे चली गई थी। उसके अलावा 1991 में जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था, तो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी सेंटर में,
उन्होंने भी ये काम किया था कि एज ए कंपनसेशन टू द मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा लैंड जो है वो वक्फ बोर्ड को दे दिया था। तो वहां से वक्फ बोर्ड जो है वो काफी बड़ी एक लैंड ओनर करके ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। प्लस देयर इज ऑल्सो अ सेक्शन इन वक्फ बोर्ड एक्ट जो ये कहता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को अपना क्लेम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एक्स प्रॉपर्टी, वो एक्स प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये हमारा पार्ट है। अब जिसके पास एक्स प्रॉपर्टी का पोजेशन है ना, नाउ इट्स हिज ड्यूटी टू प्रूव कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने बोला भाई ये एक्स प्रॉपर्टी मेरी है, तो मुझे प्रूफ करना है कि प्रॉपर्टी मेरी है। तो वक्फ बोर्ड में ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का आप आज की डेट में संख्या देखते हो। सबसे ज्यादा इसमें इशू क्या है, तो मैंने जैसे कि बोला ट्रांसपेरेंसी है इस बिल के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटली कि जो बिल आया है इसमें क्या क्या चीजें चेंज लाई गई है। तो सबसे पहला जो इशू था ट्रांसपेरेंसी, उस पर काम किया गया है इस बिल के थ्रू। काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूड करी गई हैं, जैसे कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को लेता है तो उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन करना होगा। जो मजिस्ट्रेट है लोकल डिस्ट्रिक्ट का, उस तक सारी डिटेल जाएगी। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तभी वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंडर में जाएगी। तो ये एक चीज करी गई है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड को लोकल डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट तक अपना डेटा पहुंचाना पड़ेगा कि कितना प्रॉपर्टी उनके पास है, जिससे कि सरकार के पास भी पूरा डेटा रहे कि भाई कितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास इस पर्टिकुलर एरिया में है। जेंडर डाइवर्सिटी की बात करी गई है। देखिए अभी जो देखा क्या जाता है कि वक्फ बोर्ड में ज्यादा जो है ना वो मेंस हैं, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कम है। तो सेक्शन 9 एंड 14 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 विल बी अमेंड टू मॉडिफाई कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ वक्फ बोर्ड इंक्लूडिंग द एडिशन ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। देखो एक बहुत ही सिंपल सा ना एक लॉजिक बोला जाता है, सही है गलत है दैट इज अनदर इशू। वो ये बोला जाता है कि वुमेन्स जो है ना वो लेस करप्शन के प्रोन होती है कंपेरेटिवली टू द मेन। अब इसमें आप लोग बोलोगे कि सर अभी देखिए वो एक आईएएस निकली है न्यूज में, उससे पहले फिर एक यूपी में आईएएस थी चंद्रकला समथिंग ऐसे कुछ नाम था। तो होता है, मतलब एक ये कहने की बात होती है। प्लस वुमेन्स का पार्टिसिपेशन वैसे भी जरूरी है फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड ऑल। इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स इसमें और किए गए हैं, जैसे कि द अमेंडमेंट रिस्पॉन्स टू द कंसर्न अबाउट द वक्फ बोर्ड अनचेक्ड पावर्स व्हिच हैव लेड टू एक्सटेंसिव लैंड बीइंग क्लेम्ड एज वक्फ कॉजिंग डिस्प्यूट एंड मिसयूज क्लेम्स। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तमिलनाडु में ना एक गांव था, उसका नाम है त्रिचुनराई विलेज करके, दिस इज द प्लेस। ये पूरा का पूरा विलेज जो है ना ये वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया था तमिलनाडु में कि ये हमारे अंडर में आता है। अब इस विलेज के अंदर ने टेंपल भी था और बहुत ज्यादा रियॉट टाइप की सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो गई थी। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। तो ये सब ना हो तो इसमें प्रॉपर रूल्स बनाए गए हैं। आपको वक्फ बोर्ड को पूरा लैंड का डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग प्रूफ करना पड़ेगा कि ये हमारा है, तभी वो ले पाएंगे। 1955 का वक्फ एक्ट क्या था, तो ये फर्स्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट वक्फ एक्ट था। वक्फ का मतलब क्या है, उर्दू टर्म है बेसिकली फॉर गुड पर्पस डोनेशन एंड ऑल, ये मीनिंग है इसका। इट वॉज लेटर रिपील्ड एंड वक्फ एक्ट 1995 जो है वो आया और उसने काफी सारी पावर्स दी वक्फ बोर्ड को। 2013 के अंदर ये एक्ट जो है फर्दर अमेंड किया जाता है और वक्फ बोर्ड को और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। पर यहां पे ना प्रॉब्लम ये थी ही नहीं कि वक्फ बोर्ड को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि जो वक्फ बोर्ड है ये अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। अभी मैं इसका कल पढ़ रहा था कि करीबन 200 करोड़ का रेवेन्यू दिखाते हैं शायद इस साल का, जबकि दे आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर इन द कंट्री। तो ये 200 करोड़ कैसे हो सकता है? प्लस कोई संस्थान नहीं है जो इनको चेक कर रही है कि करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट्स नॉट लाइक कि सरकार कह रही है आप हमें पैसा दो, सरकार ये कह रही है कि आप जिस चीज के लिए पैसा ले रहे हो वो मुस्लिम कम्युनिटी तक तो ढंग से पहुंचे, उनकी जो जिसको नीड है वहां तक तो ढंग से पहुंचे। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीजें करी जा रही है। गवर्नमेंट का भी काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है इसमें, तो उसमें गवर्नमेंट यही कह रही है कि भाई ये कोई हमारे द्वारा लाए हुए चेंजेस नहीं है, ये चेंजेस जो है ना ये मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से डिमांड किए जा रहे थे। तो ये बात सरकार का कहना है। इसके बाद एक आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बांग्लादेश में क्या कारण रहा जिसकी वजह से शेख हसीना जी जो पिछले कितने सालों से वहां पे प्राइम मिनिस्टर हैं इनको हटना पड़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो शेख हसीना जो है ना शी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। 2009 से 2024 तक ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रहती हैं। ये 2009 में पावर में आती हैं इलेक्शंस के थ्रू। देखो कहा यह जाता है जानकारों के द्वारा कि 2009 में जब इलेक्शन हुए थे ना
ये काफी सही हुए थे बांग्लादेश के अंदर, मतलब प्रॉपर तरीके से हुए थे, लोगों ने इनको जिताया ही था, इस तरीके की चीजें कही जाती है जानकारों के द्वारा। लेकिन जानकारों के द्वारा ये भी कहना है कि 2009 के बाद जितने इलेक्शन हुए बांग्लादेश में उनके अंदर रिगिंग हुई है, मतलब वायलेंस जैसे देखने को मिलता था, या समय समय पे देखने को मिलता था कि जो अपोजिशन पार्टीज होती थी उनके जो लीडर्स होते थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो ये चीजें 2009 के बाद जितने बांग्लादेश के इलेक्शंस हुए हैं सब में देखने को मिली है। तो 2014 की बात कर लो, 18 की बात कर लो, 24 की बात कर लो, तो ये एक कारण बताया जाता है कि लोगों के अंदर आक्रोश था कि भाई यही क्यों बनी हुई है। फिर इकोनॉमिक अचीवमेंट की बात करें तो देखो शेख हसीना जी ना, शी वॉज अ गुड प्राइम मिनिस्टर। अगर आप बांग्लादेश को देखो तो बांग्लादेश उनके टेन्योर में ऊपर ही उठा है, नीचे नहीं आया है। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला। आप बांग्लादेश की पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखो, मैं भी उस दिन वीडियो देख रहा था जब लोग वहां पे चले गए थे, बड़ा अच्छा बना है नदी के चारों तरफ। ऐसे वहां पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया गया है इनके अंडर में। प्लस वहां पे पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है लोगों की कंपेरेटिवली टू द इंडिया। प्लस वहां पे गरीबी भी इन्होंने बहुत ज्यादा खत्म करी है। तो सरकार ये अच्छी चला रही थी, लेकिन अब आप बोलोगे अगर ये अच्छी चला रही थी सर तो लोग नाराज क्यों हो गए। देखो कुछ कारण है, कुछ कारण ये है कि इनके टेन्योर में एक चीज जो देखी जाती थी ना, वो ये देखी जाती थी कि लोगों को ना सिविल राइट्स थोड़े से कम थे। जैसे कि देखिए 2018 में एक सिविल डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट ये लाई थी। तो डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या था कि अगर आपने सोशल मीडिया में इनकी सरकार के अगेंस्ट में कुछ भी पोस्ट किया आप अरेस्ट हो जाओगे, इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही थी। प्लस कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज्यादा ये फोर्सफुली करती थी। फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम को करा, सिविल राइट्स को कर्टेल किया, अपोजिशन पार्टीज को बाइकआउट करने पे मजबूर कर दिया इलेक्शंस। इसके बाद अभी इमीडिएट क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये क्राइसिस हुई, तो सबसे पहले देखो कोटा सिस्टम जो वहां पे किया गया। क्या है कोटा सिस्टम? बेसिकली वहां पे 30% रिजर्वेशन था। किनका? 30% रिजर्वेशन रखा गया था, जो तरीके के मतलब कुछ कुछ उन्होंने कैटेगरी डाली थी कि फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली और पुलिस की फैमिली, इस तरीके की कुछ था क्राइटेरिया, ठीक है। तो वो 30% रिजर्वेशन वहां पे 2017 के अंदर सरकार ने खत्म कर दिया था। हुआ ये रिसेंटली बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने ये 30% रिजर्वेशन जो है ये वापस जारी कर दिया। इसके अगेंस्ट में ढाका यूनिवर्सिटी से एक प्रोटेस्ट निकल रही थी और उसको देख के फिर पूरे बांग्लादेश देश के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी से ये प्रोटेस्ट निकलने लगी। वहां की देखो जो जनता है, युवा है, उनका ये कहना था कि इतना रिजर्वेशन क्यों देना है, हम क्या करेंगे। प्लस बांग्लादेश में एक और चीज है, वहां पे ना वुमेन्स का वर्क में पार्टिसिपेशन 42% है। तो आप ये बोलोगे या फिर देखोगे तो देखने में ये आएगा कि वहां पे मेन जो है ना वो बहुत ज्यादा नौकरी में, पेशे में नहीं है। इसके अलावा एक और चीज है, वो चीज ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो है ना वो जॉब्स इतनी है भी नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स भी इतनी नहीं है। तो अगर आप जो थोड़ी बहुत जॉब्स है उसमें भी 30% रिजर्वेशन कर दोगे तो बाकी जनता कहां जाएगी। 7% पहले था, वही करने के लिए लोगों ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया। लेकिन फिर हुआ क्या कि अपोजिशन पार्टीज भी इसमें इंक्लूड हो गई। फिर थोड़े बहुत जगहों पे वायलेंस देखने को मिले, और वायलेंस देखने का भी कारण यह है कि इसको रोकने के लिए शेख हसीना जी ने पावर का यूज किया, आर्मी लगाई, ये किया। तो फिर धीरे धीरे ये चीज बहुत ज्यादा लेवल पे उठ गई। और फिर तो आपको पता ही है, देयर वॉज अ टर्म, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ कहा था उन्होंने, शेख हसीना जी ने, इन प्रोटेस्टर्स को, और वो टर्म सिनोनिम करी जाती है बांग्लादेश के अंदर। जब ईस्ट पाकिस्तान था तो जो आपका पाकिस्तान है वो रेप करता था वहां की महिलाओं को, तो उनके लिए वो टर्म यूज किया जाता था, रक्षा समथिंग करके था, मैंने आपको बताया भी था सेशन के अंदर। तो वो सब चीज देखने को मिली। गवर्नमेंट ने बहुत ही बुरी तरीके से एक्शन लिया उन लोगों के ऊपर, और इनकी पार्टी का नाम अवामी लीग है, जो आपकी शेख हसीना जी हैं। तो ये कुछ इमीडिएट कारण थे। फिर जैसा मैंने आपको बताया 42% वहां पे वुमेन है वर्क फोर्स में, तो जो मैन है ना वो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि वो खाली ज्यादा बैठे हुए हैं, तो दे वांट जॉब कि भाई हमें भी काम करना है। फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज हो गया है, आप सिर्फ इंपोर्ट कर रहे थे, आप एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे थे। जब तक आप कुछ बेचोगे नहीं तो डॉलर कैसे आएगा, तो वो एक बड़ा कारण था। इन्फ्लेशन बढ़ गया था। कोविड-19 के बाद थोड़ी सिचुएशन बांग्लादेश में खराब होनी शुरू हुई थी। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बांग्लादेश में भी महंगाई बढ़ गई थी। प्लस पॉलिटिकल इम्प्लीमेशन, 15 साल से आप ही सत्ता में हो, तरीके से इस तरीके से कर रही हो। देखो हुआ क्या, हुआ ये बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन क्या थी, जब बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30% रिजर्वेशन ठीक है, हम खत्म कर देते हैं, ठीक है।
तो सरकार ने मान ली बात कि चलो ठीक है 30% रिजर्वेशन खत्म है, बट उसके बाद भी जनता प्रोटेस्ट क्यों कर रही थी? आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि सर जनता तो 30% रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी और जब वो खत्म कर दिया तो उनको अब शांत हो जाना चाहिए था, बट वो नहीं हुए। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि लोगों का ये डिमांड आ गया कि शेख हसीना जी रिजाइन करें, बट शेख हसीना जी रिजाइन करने को तैयार नहीं थी। फिर ढाका में उनके घर के बगल में एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट स्टार्ट करी गई जहां पे लोग इकट्ठा हुए उनके रिजाइनेशन की डिमांड करने के लिए। आर्मी ने जब इतनी भीड़ देखी तो उन्होंने कहा शेख हसीना जी को साफ साफ कि भैया ये भीड़ अब कंट्रोल नहीं करी जाएगी, या तो इनको गोली वोली चलानी पड़ेगी जिससे बहुत ज्यादा वायलेंस होगा, आप रिजाइन कर दो और बदले में हम आपको जो है सेफ पैसेज देंगे, आपको हम जहां भी आप बोलोगे वहां छुड़वा देंगे। तो ये चीज हुई, फिर उन्होंने इंडिया आ गई, वो इन्होंने रिजाइन कर दिया और दिस इज द रीजन जिसके वजह से आप देखते हो कि बांग्लादेश के अंदर जो है फिलहाल अब सत्ता पलट हो चुकी है। 34 ईयर्स बाद बांग्लादेश में अब आर्मी रूल की वापसी है। और अभी देखो जो आवामी लीग थी ना, ये वहां की थोड़ी सी सेकुलर पार्टी थी। हसीना जी की जो पार्टी है ना वो थोड़ी प्रो इंडियन पार्टी थी, बट जो अब इनकी जो अब मेन अपोजिशन जो है बांग्लादेश में बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, दिस इज प्रो पाकिस्तान पार्टी। ये इस्लामिक धाराओं पे बनी हुई पार्टी है और उसी पे चलती है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि अगर बीएनपी आएगी तो भारत जो है ना उसके अगेंस्ट में हो सकती है, क्योंकि दिस पार्टी इज आपकी प्रो पाकिस्तान। जब पहले बीएनपी शासन में थी तब आईएसआई के लोग जो है ट्रेनिंग करने के लिए जाते थे, टेररिस्ट कैंप्स लगते थे बांग्लादेश में और वहां से फिर लोग वेस्ट बंगाल के डायरेक्शन से भारत में आते थे। ये एक्चुअल कहानी है। पर 2009 में जब शेख हसीना जी आई ना तो उसके बाद से चीजें बेटर हुई और इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन बहुत ही अलग लेवल पर अच्छा हो गया। बट अब वापस क्या सिचुएशन खराब हो जाएंगी, क्या होगा, ये तो टाइम बताएगा, बट फिलहाल ये पूरा सिचुएशन ये है। तो आई होप आपको सेशन समझ में आया हो। आज हमने बांग्लादेश का क्राइसिस समझा, क्यों यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई ये हमने जाना। दूसरा, हमने ये जो वक्फ बोर्ड में जितना बिल में